हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। हम अभी तक पढ़ चुके हैं हिमालय पर्वत को और उत्तरी मैदान को। तो माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन के बाद आज हमारी बारी है प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ने की। आपको एक बात बता दूं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। वह भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जी हाँ, इसी प्रायद्वीपीय पठार को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय जो कि हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वह मेज की आकृति वाला एक स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। जो आपको ये जो दिख रहा है प्रायद्वीपीय पठार ब्लिंक करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है मेज की आकृति के समान आपको दिख रहा है। ऊपर से चौड़ा है और नीचे से ये सकरा दिखाई देता है। ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस तरह की चट्टानों से मिलकर बना है, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानें यानी वे चट्टानें जो ज्वालामुखी के लावा से प्रकट होती हैं या ज्वालामुखी से बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। यह जो पठार है यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि हिमालय पर्वत के निर्माण की बात अगर हम करते हैं तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए थे, दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था और उसकी वजह से जो बीच में टैथिस सागर था यहाँ पर, उस टैथिस सागर के अवसाद फोल्डेड होकर ऊपर की तरफ उठ गए थे। गोंडवाना लैंड की जो प्लेट थी वो अंगारा लैंड की प्लेट के नीचे घुस गई थी, ठीक है ना। तो ये जो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो टूट के भारत का निर्माण हुआ और उसी भारत भूभाग से प्रायद्वीपीय पठार बना। तो इसीलिए इसको हम विश्व की प्राचीनतम भूमि कहते हैं। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड जो है वह दुनिया की सबसे पुरानी भूमि है। पैंजिया महाद्वीप के अंतर्गत वह आती थी। इस पठारी भाग का ये इस तरह से पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इनके माउंटेन्स जो है ऊपर से एकदम इनके माउंटेन्स एकदम नुकीले ना होकर के थोड़ा सा ये इस तरह से फ्लैटेड रहते हैं, ठीक है ना। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार इसके मुख्य भाग दो हैं। पहला मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। तो ये आप इसको देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठार में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ये पहाड़ियाँ जो है चौड़ी चौड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। ये छिछली घाटियाँ होती हैं, मतलब हल्की गहरी होती हैं और गोलाकार होती हैं। इनके जो बेस से आप देखेंगे तो इस तरह से गोलाकार पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह एक प्रायद्वीपीय पठार की एक पहाड़ी श्रृंखला है जो आपको दिखाई दे रही है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि की जब हम बात करते हैं तो ये जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि, मध्य भारत की उच्च भूमि। और अगला हिस्सा जो ये निचला है ये कहलाता है दक्कन का पठार। बेसिकली ये हिस्सा है दक्कन का पठार वाला, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आप, काले रंग में आपको ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार दिखाई दे रहा है। ये जो नीले रंग से जो निकली है ये नर्मदा नदी है, अमरकंटक की मैकल पर्वत श्रेणी से निकली है। मैकल पर्वत श्रेणी भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। वहाँ से ये निकल के नर्मदा नदी विसर्जित होती खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, मतलब ऊपर की तरफ, ये जो दिख रहा है आपको रेड से कलर में, ये कहलाता है मालवा का पठार। तो ये जो उत्तर में है नर्मदा नदी का उत्तर वाला भाग जो मालवा के पठार से लग के है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा जो हिस्सा आता है ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह दो हिस्सों में है। पहला कहलाता है मध्य उच्च भूमि और निचला भाग कहलाता है, दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिण का पठार, ठीक है ना। और जो
मध्य उच्च भूमि है वह नर्मदा नदी के उत्तर में जो मालवा का पठार है, उस मालवा के पठार से लगे हुए बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मिलकर कहलाती हैं मध्य उच्च भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रृंखला जो है, यहाँ पर आप नक्शे में देखिए, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, इसके विंध्य श्रेणी के दक्षिण में क्या ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको नीचे सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा श्रेणी। और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है, यहाँ पर ये अरावली पर्वत है। दैट मीन्स ये जो विंध्य श्रृंखला है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? हमारी नर्मदा नदी बहती है। तो विंध्य श्रृंखला जो है या विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वह दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है। इस अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ अगर हम देखते हैं तो वह राजस्थान का बलुई और पथरीला मरुस्थल दिखाई देता है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये राजस्थान में जाता है, मतलब अरावली पहाड़ तक इसका विस्तार है और अरावली पहाड़ के पीछे उस तरफ शुरू हो जाता है राजस्थान का रेगिस्तान, पथरीला और बलुई, बलुई मतलब रेतीला। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आगे होगी आपको। अब इसके बाद इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में अपन समझते हैं कि इस क्षेत्र में नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में चंबल नदी, ये आपको दिख रही है चंबल, ये चंबल नदी, ये यहाँ पर हम देखते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी है चंबल नदी, ये आपको दिख रही है बेतवा नदी, और ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है ये केन नदी है। ये इन नदियों का जो ढाल है, इन नदियों का जो बहाव है वो दक्षिण पश्चिम से, मतलब इस दिशा से उत्तर पूर्व की तरफ है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि ये जो नदियाँ हैं, जैसे हमने आपको बताया चंबल, बेतवा और केन नदी दक्षिण पश्चिम से, यानी ये हिस्सा कहला, ये नीचे का हिस्सा, ये निचला, ये नीचे का भाग जहाँ से ये नदियों का उद्गम ये कहला रहा है दक्षिण का, और ये पश्चिम से होते हुए, दक्षिण पश्चिम से होते हुए किस तरफ बहती हैं? उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। दैट मीन्स इस पठार का ढाल किस तरफ कहलाया? दक्षिण पश्चिम की तरफ। समझ में आया ना? एक बार फिर से अगर हम इसको देखें कि ये नदियाँ जो हैं यहाँ पर, ये नदियाँ, ये चंबल नदी हो या ये बेतवा नदी हो या ये केन नदी हो, ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। ये नदियां दक्षिण पश्चिम से बहते हुई उत्तर पूर्व की ओर यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं। दैट मीन्स साफ है कि जिस तरफ पानी का ढाल है, इस प्रायद्वीपीय पठार का ढाल भी उसी तरफ है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व की दिशा में। अब यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरफ है, तो बहुत आसानी है, नदियों के बहाव से हमको पता चल जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर पूर्व के क्षेत्र में है। कहाँ पर? उच्च मध्य भूमि वाले प्रायद्वीपीय पठार का। निचले पठार का क्या है, अपन जब नीचे आएंगे, जब अपन दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ेंगे तब अपन उसको समझेंगे। मध्य उच्च भूमि जो है वह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो ये आपको समझ में आ गया। प्रायद्वीपीय पठार ये काले रंग में पूरा दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ये ऊपर का हिस्सा जो यहाँ से अलग हो रहा है, मछली के आकार का आपको ये दिख रहा होगा लगभग, तो ये कहलाया मध्य उच्च भूमि। इस मध्य उच्च भूमि में क्या स्थिति है कि जो पश्चिम का भाग है वह चौड़ा है, ये पश्चिम का, इस तरफ वाला भाग, यहाँ वाला भाग, ये दो है, ये आपको चौड़ा दिखाई दे रहा है, और पूर्व का भाग ये सकरा है। ठीक है ना। इस पठार के, अब इस पठार की बात हो रही है किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि मध्य उच्च भूमि क्या है? मध्य उच्च भूमि मालवा के पठार से लगे हुए बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार जो दामोदर नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, इनसे मिलकर ये बना है और इसको यह दर्शाता है। अब आपको कन्फ्यूजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। प्रायद्वीपीय पठार मतलब प्रायद्वीप, सबसे पहली चीज़ तो इसको प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? इसको प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है ना। अरब सागर पश्चिम से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरे हुए स्थलीय क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं। पहला, उत्तर की दिशा में मध्य उच्च भूमि, दक्षिण की दिशा में दक्षिण का पठार। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में, जिसमें नर्मदा नदी इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। नर्मदा नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर के अरावली पर्वत श्रेणी तक इसका विस्तार है। अरावली के उस तरफ यहाँ पर
भारतीय मरुस्थल आ जाता है, रेगिस्तान आ जाता है थार का, राजस्थान वाला। और ये जो है यहाँ पर ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार से लगे हुए बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी ही दो भागों में डिवाइड कर रही है। नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के दक्षिण में दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जो उत्तर की दिशा में चौड़ा है और दक्षिण की दिशा में सकरा है। उत्तर मतलब नर्मदा नदी की दिशा में ऊपर की तरफ। इस पठार के उत्तर के चौड़े आधार पर कौन सी श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। जबकि इसके पूर्व के विस्तार की तरफ देखें, पूर्व का विस्तार मतलब पूर्व दिशा की तरफ, ये वाली दिशा कहलाएगी पूर्व की दिशा। इस पूर्व की दिशा का विस्तार क्या है, चलिए देखते हैं। महादेव पर्वत श्रेणी जैसा कि आपको नक्शे में दिख रही है, ये कैमूर की पहाड़ियाँ और ये मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी उसी को कहते हैं जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। तो नर्मदा नदी के उद्गम वाली मैकल श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला और महादेव पर्वत श्रृंखला, ये तीनों जो है सतपुड़ा श्रृंखला से पूर्व की दिशा में स्थित हैं। ठीक, अब आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है, इसके उत्तर के चौड़े आधार पर स्थापित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पूर्व के विस्तार में महादेव पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और मैकल पर्वत श्रेणी है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। भाई नदियों के अपवाह से ही हमको समझ में आता है कि नदियां दक्षिण पश्चिम से बहकर किस तरफ जा रही हैं? उत्तर पूर्व की तरफ। मतलब पश्चिम की तरफ यह पठार ऊंचा होगा और पूर्व की तरफ इसकी ढाल कम होगी। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। इस सर्किल में आप देख रहे हैं, जैसे स्थानीय रूप से मेघालय, यहाँ पर मेघालय स्थित है जहाँ पर संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। कॉर्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। यह जो है एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। भ्रंश मतलब इस तरह से, ये मान लो छोटा नागपुर का पठार ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है ये मेघालय वाला उत्तर पूर्व का हिस्सा है। तो इस तरह से प्लेटों के सरकने से ये भ्रंश की स्थिति निर्मित हुई और ये दोनों पहाड़, ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हो गई। ठीक है ना। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो ये पश्चिम है। इस पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियों के बीच में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिनराम और चेरापूंजी स्थित हैं। क्लियर। अब हमने इसमें क्या देख लिया? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने मध्य उच्च भूमि को भी समझ लिया और दक्षिण के पठार को भी समझ लिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट स्थित हैं। अब ये देखिए, ये जो दक्षिण का पठार है इसका ये पश्चिमी हिस्सा ये वाला कहलाएगा अरब सागर तरफ वाला और पूर्वी हिस्सा कहलाएगा बंगाल की खाड़ी वाला। यहाँ पर पूर्वी तट पर पूर्वी घाट और पश्चिमी समुद्र तट पर पश्चिमी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है, स्पष्ट है, और वह सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये जो है आपको ये लाइन सीधी दिख रही होगी, देखिए बहुत लंबी, ये बहुत लंबी सतत है, मतलब लगातार श्रृंखलाएं यहाँ पर है, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ लगातार बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं ब्रेक हो, ये कंसिस्टेंसली लगातार चल रही सतत श्रृंखलाएँ हैं। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, मतलब बीच बीच में जो पहाड़ी दर्रे हैं उनसे ही इन पहाड़ों को क्रॉस किया जा सकता है यदि हम पैदल चलने की बात करें तो, नहीं तो हवाई जहाज से तो जा ही सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं, उनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार मतलब ये जो है, ये पूर्वी लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से, महानदी घाटी कहाँ पर है ये दिख रही है आपको, ये उड़ीसा के यहाँ पर, ये महानदी घाटी
यहाँ से हम देखते हैं ये यहाँ शुरू हो जाता है पूर्वी घाट। ये महानदी घाटी से दक्षिण में बढ़ते जाएंगे अपन, इस तरह से यहाँ तक आते जाएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपको ये लिखा दिख रहा है नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियों तक इस पूर्वी घाट का विस्तार है। लेकिन पूर्वी घाट सतत नहीं है, ये अनियमित है। बीच बीच में आपको ये डॉट दिख रहा है ना, ये यहाँ पर कटा हुआ है, ये यहाँ पर कटा हुआ है, ये यहाँ पर बीच में कटाव है, मतलब ये सतत नहीं है। पश्चिमी घाट देखो, पश्चिमी घाट सतत है, सिर्फ बीच में यहाँ पर एक कटाव दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी ये अलग नहीं है, लगातार ये श्रृंखलाएँ चल रही हैं। लेकिन पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वे अनियमित हैं। समझ में आ गया ना ये चीज़ आपको? सतत नहीं है, अनियमित है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। क्यों? अच्छा, ये कटी क्यों है? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, वो जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां विसर्जित होती हैं, वे नदियां इन पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं, इसलिए ये पहाड़ सतत नहीं रह गए हैं। ठीक है ना? ये घाट जो है सतत नहीं है, अनियमित है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने क्या देख लिया? प्रायद्वीपीय पठार, मध्य उच्च भूमि ऊपर की, उत्तर की, नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण में दक्कन का पठार, नर्मदा नदी दोनों की विभाजक रेखा होती है। ऊपर मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार कहलाता है मध्य उच्च भूमि। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, जिसके माथे पर सतपुड़ा पर्वत है, उसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दक्षिण के पठार का पूर्वी अरब सागर वाला तट जो है, उसके किनारे जो घाट है वो कहलाता है पश्चिमी घाट। बंगाल की खाड़ी के तट वाला घाट कहलाता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है, औसत ऊंचाई कम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट चूँकि ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो यहाँ पर जो अरब सागर से जो हवाएं बह के आती हैं, ये क्या होता है? ये हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं, और इन पहाड़ों से टकरा के जब ये ऊपर जाती हैं तो साथ में ये बारिश करती हैं। ठीक है, तो पश्चिम में आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण ही यह बारिश होती है। तो ये जो पानी से भरी हुई हवाएं यहाँ से चलती हैं, और ये हवाएं जब इन पहाड़ों से टकराती हैं तो यहाँ पर ये पर्वतीय वर्षा कहलाती हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इस घाट की ऊंचाई जो है वह बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि ये केरल वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, मानसून का आरंभ भी यहीं से हो जाता है। ठीक है, इस भाग के ऊंचे पर्वतों के जो शिखर हैं वो हैं अनाईमुड़ी 2695, दोदाबेट्टा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, पूर्वी घाट मतलब कोरोमंडल तट, बंगाल की खाड़ी तरफ वाला, महेंद्रगिरी पर्वत 1500 मीटर। पूर्वी घाट के पश्चिम दक्षिण में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियां हैं, और उदगड़ मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी किनारे पर यह स्थित हैं। कौन सी? ये अरावली पहाड़ियाँ। ये अरावली पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी, मतलब ये जो पश्चिमी भाग है और उत्तरी भाग है, इसके किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ टुकड़े टुकड़े में हैं, और इनका अपर्दन हो गया है, मतलब इनके पर्वत शिखर घिस गए हैं काफ़ी। इनके पर्वत शिखर जो है काफ़ी अपर्दित हो चुके हैं, घिस गए हैं, इनका क्षरण हो चुका है। ये पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ये देखिए आप, ये जो दक्कन ट्रैप वाली स्थिति है, ये जो नीले रंग में ये दिख रहा है ना आपको, ये काले घेरे में ये वाला भाग कहलाता है दक्कन ट्रैप। ये जो है काली कपासी मिट्टी होती है, ये ज्वालामुखी से बनती है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं। यह कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दक्कन ट्रैप भारत के पश्चिमी हिस्से का एक प्रदेश है, जहाँ भूवैज्ञानिक संरचना क्रेटासियस युग की है। इस इलाके में बेसाल्ट चट्टानों के ऊपर काली रेगड़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और चूंकि यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावे से बनी है, इसलिए इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद उत्तरी मैदान, और उत्तरी मैदान के बाद में आपने समझ लिया प्रायद्वीपीय पठार को। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। स्थल का वह भूभाग या स्थल का वह भाग
जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीपीय पठार की जो भूमि है यह संसार की सबसे प्राचीनतम भूमि है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे पुराने भूभाग गोंडवाना लैंड के टूटने से बनी थी। जब गोंडवाना लैंड पैंजिया से टूटकर अलग हुआ था और अंगारा लैंड की तरफ टकराने के लिए बढ़ रहा था, तो ये अंगारा लैंड से टकराने के बाद में उधर हिमालय बन गया, उस तरफ क्या बन गया था, ऊपर हिमालय। हिमालय के निर्माण के साथ में ही शिवालिक हिमालय के तराई क्षेत्र में उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र में उत्तर का विशाल मैदान बना, और उत्तर के विशाल मैदान से जब हम नीचे आते हैं तब ये जो पहाड़, ये जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार, ये बना। इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि बोलते हैं और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं दक्कन का पठार। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना इसमें। मध्य उच्च भूमि जो है मालवा का पठार, उसके मालवा के पठार के पूंछ से लगा हुआ बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। फिर अगर हम नर्मदा नदी को विभाजक रेखा के रूप में मानते हुए उसके नीचे दक्षिण में आते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वह है दक्कन के पठार के चौड़े वाले हिस्से पर। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार मतलब ऊपर के हिस्से में, उत्तरी हिस्से में सतपुड़ा पर्वत बैठा हुआ है, स्थापित है। सतपुड़ा पर्वत के बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तब प्रायद्वीपीय पठार का अरब सागर वाला घाट कहलाता है पश्चिमी तट और बंगाल की खाड़ी वाला घाट कहलाता है पूर्वी तट। पश्चिमी तट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी तट की ऊंचाई 600 मतलब नीचा है। नदियां जो है अधिकतर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हुई दिखाई देती हैं। इससे हमको इस पठार का ढाल पता चलता है कि ढाल किस तरफ है, उत्तर पूर्व की दिशा में है। ठीक है ना। अब पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सतत हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ सतत नहीं है, अनियमित है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब हम इस वीडियो पर आधारित 3-4 प्रश्न हैं उनको नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। अभ्यास सेतु प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार किस तरह की चट्टानों से बना है। दूसरा, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार के कितने मुख्य विभाजन हैं। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ये जो तीसरा अध्याय है प्रायद्वीपीय पठार वाला। इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत पढ़ने के बाद इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए कोई बहुत कठिन काम तो रहने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब भौतिक स्वरूप के अंतर्गत एक अंतिम पार्ट रह गया जिसमें हमको 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक है तटीय मैदान और दूसरा है द्वीप समूह। तो चलिए मैं उनकी तैयारी करता हूं और आप जब तक अध्ययन करिए ई क्लासेस बाय मनीष सर में हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।